नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और हमारी अगली खबर आपको देशवासियों को सतर्क करने वाली है। भारत के अंदर मजहबी कट्टरपंथ का एक सॉफ्ट वर्जन है जिसे धर्मांतरण की शक्ल में पहचाना जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। जाहिर है बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू इन धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर होते हैं, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक अकेला आदमी 5 लाख हिंदुओं को, ध्यान से सुनिएगा, एक अकेला आदमी 5 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना चुका है। कहते हैं कि ऐसा दावा वो खुद भी करता है और उसके रैकेट के दूसरे सरगना भी करते हैं। और इस शख्स का नाम है कलीम सिद्दीकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सफेद पोश मौलाना समझे जाने वाला ये शख्स अब उत्तर प्रदेश ATS के हत्थे चढ़ चुका है। कारण यह है कि 20 जून को जो उमर गौतम नाम के धर्मांतरण सरगना को पकड़ा गया था, उस उमर गौतम ने यह बताया कि इस धर्मांतरण रैकेट का एक बड़ा रैकेटियर कलीम सिद्दीकी है। यूपी ATS ने इसे मेरठ से 21 सितंबर की रात को पकड़ा है। इसके पास विदेशों से इतनी फंडिंग आती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। वो फंडिंग भी हवाला रैकेट के जरिए आती थी। यूपी ATS अब सारी परतें खंगाल रही है, लेकिन हवाला और अवैध धर्मांतरण रैकेटियर के बचाव में आम आदमी पार्टी के एक नेता अमानतुल्लाह उतर गए हैं। कहते हैं कि ये तो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मतलब मौलाना कलीम सिद्दीकी हवाला से फसादी फंडिंग पाते रहे और ये कार्रवाई हुई तो इन्हें इसमें अत्याचार दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो हिंदुस्तान है ना, तालिबान थोड़े ही है। यहाँ तो हमारा खुद का बनाया हुआ संविधान है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, उसके नियम कायदे हैं। यहाँ किसी आतंक को या आतंकी को, महिला विरोधी अपराध को, बर्बरता को, मानवता के प्रति अपराधों को मजहबी फिलॉसफी के मुलम्मे में नहीं ढका जा सकता। इसलिए हवाला, अवैध धर्मांतरण, देशद्रोह, साजिश जैसे गुनाह होंगे तो कार्रवाई तो होगी। अल्लाह ताला ने हमारे दुनिया में आने का मकसद खास हालात में तुम्हें दावत का काम करना है। झक सफेद कपड़े, सिर पर टोपी, सफेद होती दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मुस्कान, मौलाना कलीम सिद्दीकी इनका मशहूर नाम। बड़ा नाम है मौलाना का। इनकी मजहबी तकरीरों की तारीफें होती है। इस मकसद के लिए हमें भेजा गया। मोहब्बत तो मानो 24 घंटे इनके जुबान से टपकती है। काफी पढ़े लिखे भी बताए जाते हैं। कहते हैं मेरठ से BSc की डिग्री ली हुई है, लेकिन इस पक्ती उम्र में नाम वो शोहरत का तिया पाचा कर रहे हैं, क्योंकि पता चला है मौलाना कलीम सिद्दीकी जिहादी तबीयत के हैं। इनका मानना है कि हर हिंदू को मुसलमान बन ही जाना चाहिए, ताकि तुम परहेजगार, तुम जो है मुत्तकी बन जाओ, पारसा बन जाओ। इनका मानना है कि हर दिन 1,24,000 लोग नरक की आग में जल रहे हैं। इनका कहना है कि मुसलमान बन जाओ, जन्नत पाओ। टारगेट तो इनका पूरी धरती को मुसलमान बनाने का है, लेकिन भारत में अब तक 5 लाख से ज्यादा अवैध धर्मांतरण करा चुके हैं और धर्मांतरण के लिए कोई भी नियम, कानून, विधान, संविधान की धज्जियां तक उड़ा सकते हैं। यूपी ATS ने अवैध धर्मांतरण मामले में मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। कलीम सिद्दीकी को मेरठ के लिसाडी गेट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जमीयत वलीउल्लाह और ग्लोबल पीस सेंटर के प्रेसिडेंट कलीम सिद्दीकी पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने और हवाला के जरिए फंडिंग पाने का संगीन आरोप है। कलीम सिद्दीकी की जिहादी करतूतों की और ताजा तारीफ सुननी है तो उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से सुनिए। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना भारत में अवैध फंडिंग लाते थे, वो भी हवाला के जरिए। अभी तक 3 करोड़ रुपए लाने का खुलासा हो चुका है, जिसमें 1.5 करोड़ तो बहरीन से लाए हैं। बाकी पड़ताल जारी है। लेकिन ये सिर्फ फंडिंग से ही धर्मांतरण जिहाद नहीं लड़ रहे थे। ये अपनी मौलाना तरीन तबीयत का इस्तेमाल लोगों को डराने, धमकाने, लालच देने और जन्नत दोज़ख का मर्म समझाने में भी करते थे। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम में इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को
जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है तथा बाद में इन लोगों को प्रशिक्षित कर अन्य लोगों को धर्मांतरण कराने हेतु प्रेरित करता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के दर्जनों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ये अपनी चिकनी चुपड़ी जुबान से हिंदुओं को मुसलमान बनाने की जिहादी कोशिश करते दिख जाएंगे। लेकिन इनके गुनाहों की कुंडली तब खुलनी शुरू हुई जब दवाह सेंटर वाले उमर गौतम ने इनका कच्चा चिट्ठा खोला। 20 जून को पकड़े गए उमर गौतम ने पूछताछ में कलीम सिद्दीकी का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उमर गौतम ने ही बताया था कि अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग का काम कलीम सिद्दीकी भी करता है। उमर के दावों के मुताबिक कलीम सिद्दीकी अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से पहले यूपी एटीएस जब उमर गौतम के गुनाहों के सबूत इकट्ठा करने लगी तो पता चला कि दिव्यांगों, गरीब लाचारों, लड़कियों का अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस रैकेट को 57 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध फंडिंग की गई थी और वो पैसे कहां खर्च हुए उसका कोई हिसाब नहीं था। जिसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट भी हो चुकी है। 4 आरोपियों की जांच अभी जारी है और अब ये 5वां मौलाना एटीएस के हत्थे चढ़ा है। उमर गौतम से शुरू हुई यूपी एटीएस की जांच अभी और आगे जाने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट में और कितने सफेदपोश मौलाना धर्मांतरण जिहाद लड़ रहे हैं उसकी परतें खुलनी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आप इन मौलाना साहब को किसी मामूली मदरसे का इमाम मत समझिएगा। ये काफी रसूख वाले और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित शख्सियत है। अब जो जानकारी हम आपको देंगे उसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। देश में मुस्लिम नौजवानों को सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा पास कराने के लिए जिस पढ़ाई लिखाई की मदद की जाती है और जिस तरह से मदद की जाती है उस ज़कात फाउंडेशन के ये शरिया काउंसिल के सदस्य हैं। जमीयत वलीउल्लाह नाम के बड़े संस्थान के प्रेसिडेंट हैं। ग्लोबल पीस सेंटर नाम के भी संस्था के ये प्रेसिडेंट हैं। मतलब नाम, शोहरत, धन, दौलत की कमी नहीं, बस जहन में जिहाद घुसा हुआ है। हर गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने की धुन सवार है और इसके लिए कोई भी जरायम पेशा उन्हें गुनाह नहीं लगता। हवाला तक से पैसे लाते और मंगाते हैं। जब ऐसे गुनाहों पर कार्रवाई शुरू होती है तो इस गैंग की ओर से विक्टिम कार्ड भी खेला जाता है। ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए, गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के और दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, विदेश से खूब पैसा आता है कि और बच्चों के सिर पर मुल लगता है। ये पहले भी ऐसी जानकारियां अखबारों में भी छप चुकी और आ चुकी हैं कि बेटियों के सिर पर मुल लगता है। कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो 3 लाख रुपए आपको मिलेगा, मतलब जो कराएगा कन्वर्ट उनको, और जो उनको ल्योर करेगा उनको पैसे मिलते हैं। ऐसा स्पष्ट है। और उसमें ये अभी जो पकड़े गए हैं मौलाना साहब, ये उसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो आपने सुनी राजनीतिक बयानबाजी। इस पूरी खबर का सबसे अफसोसनाक और चिंतनीय पहलू ये है कि देश में स्कॉलर कहे जाने वाले सफेद पोशों के अंदर भी जिहादी मानसिकता का जहर बढ़ रहा है। शायद देशवासियों को इसका ठीक अंदाजा भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि मजहबी कट्टरता का खतरा सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। अगर आप इसे देखें इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसे आप देख सकते हैं। कट्टरता आपको इस्लामिक आतंकवाद की शक्ल में नजर आएगी। अब इस मजहबी कट्टरता को सभ्य समाज और व्यवस्था से मंजूरी दिलाने की कोशिशें हो रही हैं। वहाँ पाकिस्तान सार्क से लेकर तमाम इंटरनेशनल मंचों पर तालिबान के लिए फील्डिंग सजा रहा है। इधर कश्मीर में तालिबान के लिए महबूबा मुफ्ती अक्सर बैटिंग करती दिखती हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी तालिबान के मुरीद नजर आ चुके हैं। कांग्रेस के नेता तो तालिबानियों के फैन पाकिस्तान को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल किए बैठे हैं। मतलब मजहबी कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकवाद को औपचारिक मंजूरी की कोशिश डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक लगातार हो रही है। और इसी मानसिकता को देश को भी समझना है, देशवासियों को भी समझना है और सजग और सतर्क रहना है। जो तालिबान औरतों को इंसान तक नहीं मानता और उस तालिबान की तारीफ समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। कलीम सिद्दीकी जैसे मौलाना धर्मांतरण जिहाद करते हैं और उनका बचाव
समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं और इसी मजहबी कट्टरपंथ की पनपती सोच का इलाज हिंदुस्तान में अब जरूरी है। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी यूपी में पनपती तालिबानी विचारधारा पर कार्रवाई की बात भले करें, लेकिन ये मुसीबत सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है और इसका अंदाजा शायद सीएम योगी को भी है। इसलिए उन्होंने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला। सीएम योगी ने लिखा, तालिबानियों जैसे मजहबी अराजक तत्व पूरी मानव जाति के लिए खतरा हैं। ये खतरा पूरी दुनिया महसूस कर रही है। खास करके अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के दौरान जो हालात पैदा हुए, उनकी दहशत पूरी दुनिया में है। और यही कारण है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा करके काबुल में बैठाया है, उसे औपचारिक पहचान देने की हिम्मत खुद पाकिस्तान में भी नहीं है। तालिबान को वैश्विक मंजूरी दिलाने के लिए पाकिस्तान ने यूएन तक फील्डिंग की कोशिश की। यूएन महासभा के साइडलाइन पर सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ये जिद कर रहा था कि या तो तालिबान को शामिल किया जाए या अफगानिस्तान की कुर्सी खाली रखी जाए। कोई देश तैयार नहीं हुआ और बैठक रद्द कर दी गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि एक एम्प्टी सीट रखनी चाहिए थी, तभी कुछ हो पाता, तभी वो एक तरफ से मीटिंग हो पाई, हो सकती थी, तभी वो एक तरफ से कंसेंसस पे एक तरफ से एग्रीमेंट दे सकते थे। पर कंसेंसस नहीं हुआ, मीटिंग अब कैंसल्ड है। पहली बार ऐसा हो रहा है काफ़ी सालों बाद। मैं आपको बता दूं कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। उस वक़्त भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई थी, मीटिंग तब भी हुई थी, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। पर ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है सार्क ले एज ए ग्रुपिंग। जिस तालिबान के नाम भर से पूरी दुनिया भड़कती है, जिस तालिबान के साथ सार्क का कोई देश बैठना तक नहीं चाहता, उस तालिबान का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि उस पाकिस्तान के जनरल बाजवा के समर्थन में कांग्रेस के नेता सोशल साइट रंगे डाल रहे हैं। ट्विटर पर यह पोस्ट कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू के बचाव में किया था। इसमें रावत ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे की तुलना करते हुए सिद्धू की गलबैया कांड का बचाव तो किया ही, भाजपा को पंजाबी प्रा नाम से संबोधित किया है। जो पाकिस्तान तालिबान का फैन है, जिस पाकिस्तान की सेना पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक के सैकड़ों जवानों को शहीद कर चुकी है, जिस पाकिस्तान की सेना का जनरल भारत में इस्लामिक और खालिस्तानी आतंकवाद की आग फैलाना चाहता है, उसे पंजाबी प्रा कहकर कांग्रेस ने तालिबान फैन गैंग में अपना नाम लिखवा लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कुख्यात उग्रवादी मौलाना मसूद अजहर और जरगर को तालिबान को कांधार जाकर छोड़कर आए से सम्मान, तो भाजपा सरकार तो सही और बाकी सब गलत। तो इतना भी दोहरा मापदंड ना हो। बयान तोड़े मड़ोड़े जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाकर गोपाल चावला जैसे हाफिज के चेले और खालिस्तानी आतंकी के साथ फोटो खिंचवाने के सच को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता। और सच यही है कि पाकिस्तान प्रेम में सिद्धू कभी आतंक के साथ गले मिलते दिखे तो कभी दहशत के साथ फोटो खिंचाते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू आज एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के निशाने पर आए। कैप्टन अमरिंदर की तरफ से आज कई बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा राहुल प्रियंका वाली पूरी कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू के सामने वो ओपन चैलेंज रख रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सिद्धू को सीएम बनाने से रोकने के लिए उन्होंने कहा, मैं कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूं। 2022 में सिद्धू को हराने के लिए उसके खिलाफ बेहद मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है।
उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य के लिए भी खतरा बताया, इससे पहले वो देश के लिए भी खतरा बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाइज्जत कुर्सी छोड़ना चाहते थे वो, और साथ ही कहा कि राहुल प्रियंका अनुभवहीन है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने चैलेंज किया कि सिद्धू में अगर हिम्मत है तो अकालियों, खनन माफियाओं को जेल भेजकर दिखाएं। वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला पर भी उन्होंने प्रहार किया और पूछा कि मंत्रालय कैसे तय कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जाति की राजनीति नहीं करते। पंजाब चुनाव में ड्रामा, मास्टर के नेतृत्व में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सरहदी राज्य पंजाब में आतंक की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, इसे लेकर वो पहले भी काफी मुखर रहे हैं और तब भी उन्होंने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर सीएम फेस बनाया गया तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब खबर प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के केस से जुड़ी हुई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। आज का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ये है कि महंत नरेंद्र गिरी को उनके बागंबरी मठ के अंदर ही भू समाधि दे दी गई। इससे पहले नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी और आद्या तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, क्योंकि पुलिस ने उनकी रिमांड मांगी ही नहीं। खबर यह भी है कि यूपी पुलिस मठ में मौजूद 11 अन्य लोगों की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। एक और अपडेट आपके लिए ये कि सुसाइड नोट में जिस बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात कही गई थी, उस बलवीर गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी की लिखावट को पहचानने से इंकार कर दिया। उधर आज फिर संतों, महंतों और नेताओं ने कहा कि नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या है, नहीं हत्या है। संत समाज सुसाइड नोट के हिसाब से बागंबरी मठ गद्दी का उत्तराधिकारी तय करने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आप देख रहे हैं देशहित का स्पेशल एडिशन बुलेटिन अमेरिका से। इस वक्त मैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हूं। अब से तकरीबन 9 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं और सुबह तकरीबन 3 बजे वो वॉशिंगटन पहुंच जाएंगे। कोविड काल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। द्विपक्षीय वार्ता होगी भारत और अमेरिका के बीच, बायलैटरल टॉक्स, और एक टेबल पे होंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन, जिसमें 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इन चारों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मुलाकात होगी, एक साथ मिलेंगे और ये भी 1-on-1 पहली बार मुलाकात होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री दुनिया को क्या संदेश देने जा रहे हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। और हां, पूरी दुनिया की नजर तो होगी ही, लेकिन 3 देश, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, इन तीनों की खास तौर पे नजर होगी कि भारत के प्रधानमंत्री आखिरकार उस मंच से क्या बोलने जा रहे हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दिल्ली से अमेरिका जाने वाले विशेष विमान की 16वीं सीढ़ी पर चढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं, पलटते हैं, मास्क हटाते हैं और हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं और उसके बाद फिर ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं और 10 सीढ़ियों के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मुड़ते हैं, हाथ उठाकर अभिवादन करते हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में वो विमान के अंदर चले जाते हैं। कुछ इस तरह होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का शुभारंभ। As mentioned therein, he will participate in the first in-person Quad Leaders Summit in Washington on September 24th. On September 25th, he will address the UN General Debate of the UN General Assembly at its 76th session. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर 168 घंटे की नॉन-स्टॉप कवरेज के लिए जी मीडिया की टीम इस वक्त वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक मौजूद है और मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले हमें उनके कार्यक्रमों को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक
23 सितंबर को प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में क्वाड समूह में शामिल देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में ही क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेंगे और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पर अगर हम देखें इस पूरे विजिट को लेकर, इस विजिट से कहीं ना कहीं भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और घनिष्ठ बनेंगे और फोकस होगा कि कैसे कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल आउटकम हो सके इस रिश्ते को लेकर और कैसे फ्यूचर में हाई लेवल विजिट्स तो हो ही, पर डिफेंस सेक्टर की बात कर लें या पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की बात कर लें, कुछ ना कुछ बड़ा आउटकम हो सके। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी क्वाड की, जो पूरी तरह से चीन से मिल रही चुनौतियों पर केंद्रित हो सकती है। क्वाड समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र की नई साझा रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। हिंद प्रशांत महासागर से लेकर भारत से लगती सीमा तक चीन के विस्तारवादी नीति पर लगाम कैसे लगाएं, इस सवाल के जवाब तलाशे जा सकते हैं। इंडिया अमेरिका सिक्योरिटी फोरम के प्रेसिडेंट राजेश कादियान के मुताबिक क्वाड बैठक में केंद्र में इस बार मुख्य रूप से चीन होगा। There is nothing in Afghanistan that is either profitable or of consideration. The only thing that is profitable and consideration is the land where other terrorists and their organizations can be stabilized. No other country would officially ever stabilize those entities. ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाड में शामिल सभी 4 देशों की चीन से नहीं बनती है, लेकिन जब कारोबार की बात आती है तो क्वाड देशों के संबंध चीन से अब भी अच्छे हैं। अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी। यह हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का मकसद क्या है, कौन सी चीजों पे बातचीत होगी। यहां जब वो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट में 3 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे तो कौन से मुद्दों पे बात होगी। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी चीजों पर बातचीत की अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल ने। जरा देखिए ये इंटरव्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा शुरू होने वाला है। यहां वॉशिंगटन आएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, बायलैटरल होगी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, क्वाड के शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। मेरे साथ भारत के एम्बेसडर यूएस में हैं। सर, जी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है कि इस पूरी विजिट, ये जो दौरा होने वाला है, क्या फोकस रहेगा इस विजिट में, कैसे इस विजिट से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं और अच्छे हो पाएंगे? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई हुई है कुछ महीने पहले से, उसके फर्स्ट 100 डेज में ही भारत और अमेरिका की इंटेंसिव एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ हुई हैं। 3 बारी तो प्रधानमंत्री जी ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बातचीत करी है। 2 समिट्स हुई हैं, दोनों में हमारे प्रधानमंत्री जी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में थे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैबिनेट मेंबर्स, यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी और उनके सेक्रेटरी केरी साहब भारत गए हैं। हमारे विदेश मंत्री यहाँ आए, विदेश सचिव भी आए हैं। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस के कारण उतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, लेकिन जो इंटेंसिटी है रिलेशनशिप की वो मेंटेन हुई। सर, रिश्ते आप कैसे देखते हैं? भारत और यूएस के काफ़ी इवॉल्व हुए हैं पिछले 2 डेकेड्स में। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस में हमने देखा काफ़ी प्रोग्रेशन हुआ है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा आपको लगता है ये रिश्ते आगे प्रोग्रेस करेंगे? हमारे रिश्ते, बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले 20 साल में इवॉल्व हुए हैं और पॉजिटिवली
आगे गए हैं। ये प्रेसिडेंट क्लिंटन के टाइम से आप देख लीजिए, फिर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में देख लीजिए, उसके बाद ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में और प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम में, एंड फाइनली अब प्रेसिडेंट बाइडन के टाइम में प्रधानमंत्री जी इज़ कमिंग ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट विजिट। अभी कोविड की सिचुएशन यहाँ भी गंभीर है, फिर भी एक जो कमिटमेंट इस रिलेशनशिप को है उसको मेंटेन करते हुए प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रधानमंत्री जी को यहाँ इनवाइट किया। सर मेरा आखिरी सवाल, भारत और क्वाड का शिखर सम्मेलन होने वाला है, फॉर्मली ये जो ग्रुप है फॉर्मलाइज्ड हो गया है, एक मच अवेटेड इवेंट होने वाला है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्वाड को आप समझिए दुनिया में आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनका सल्यूशन इंटरनेशनल है। जैसे कोविड का आपने देखा कि एक देश में होता है तो दूसरा देश बचता नहीं है, तो इसलिए इसी सेंस में क्वाड भी एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म है। लाइक माइंडेड कंट्रीज टुगेदर आ रही हैं और इसमें 3 एरियाज बड़े क्लियर हैं। एक वैक्सीन्स में हम कोऑपरेट करेंगे जिसमें जापान फाइनेंस करेगा, यूएस की टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया की लिफ्ट पावर है और इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। थैंक यू सर, जी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। और प्रधानमंत्री अब जल्द ही यहाँ वॉशिंगटन आने वाले हैं, फिर न्यूयॉर्क जाएंगे और एक बड़ी विजिट है, एक विजिट जिसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है दुनिया भर में जरूर देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन, यूएस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच मुलाकात में अब 48 घंटे से भी कम का समय रह गया है और पहली बार दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच फेस टू फेस मुलाकात है। और यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस मीटिंग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स को लेके इस मीटिंग के मायने क्या हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के अलग अलग बिंदु क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 72 घंटे पहले साइकिल चला रहे थे, लेकिन अब से 48 घंटे बाद जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी तो कुछ पुरानी यादें जरूर ताजा होंगी। ये तस्वीर वर्ष 2014 की है। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे और व्हाइट हाउस में उस वक्त उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लेकिन आज अमेरिका के लिए परिस्थितियां भी बदली हैं और बाइडेन का ओहदा भी। अब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति हैं और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वो लगातार आलोचनाओं के घेरे में हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 3 बार बात कर चुके हैं और इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स या समिट्स कह लीजिए, क्लाइमेट चेंज समिट और क्वाड का जो वर्चुअल बैठक हुआ था उसके अंदर एक तरफ से उन दोनों ने शिरकत किया था और एक तरफ से आउटकम्स भी हुए। अब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। जानकारों के मुताबिक जिन 5 बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है उसमें से एक है आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, दूसरा चीन के विस्तारवाद पर लगाम, तीसरा कोरोना संकट का मिलकर समाधान, चौथा जलवायु परिवर्तन और 5वां मुद्दा तकनीकी शिक्षा पर सहयोग। इनमें से 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं आतंकवाद और चीन, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तालिबान को चीन और पाकिस्तान का साथ मिल रहा है उससे भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि भारत विश्व मंच पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट की सीनियर रिसर्चर अपर्णा पांडेय के मुताबिक अमेरिका की विदेश नीति में भारत की जगह अहम है।
भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ आना उस रेलेवेंस में कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? अफगानिस्तान से लेकर चाइना के बारे में, यूरोप से लेकर के आर्थिक वाणिज्य की बातों के बारे में, हर बात के बारे में, हर जो डायमेंशन है अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का, उसमें भारत है। चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो चाइना हो। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में जब जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने आतंकवाद का जिक्र भी किया। We know the bitter sting of terrorism. The bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. यूएनजीए में इन दिनों दुनिया भर के नेताओं का संबोधन चल रहा है। टर्की के राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने अपने मित्र देश पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। हालांकि भारत ने जवाब देने में देर नहीं की। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, कश्मीर का हल दोनों पक्षों को बातचीत और यूएन के प्रस्ताव के जरिए होना चाहिए। जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कई दशकों से अवैध कब्जा जमाया हुआ है और इस मुद्दे पर यूएन की ओर से पारित प्रस्ताव को भी टर्की नहीं मानता है। पाकिस्तान, चीन और टर्की ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ें। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और चीन पाकिस्तान के आतंकियों को विश्व मंच पर बचाता है। ऐसे में क्या मोदी और बाइडेन की मुलाकात से ये उम्मीद की जाए कि आतंकवाद का साथ देने वाले देशों के खिलाफ दुनिया के दो महान लोकतंत्र न सिर्फ साथ आएंगे बल्कि एकजुट होकर लड़ेंगे भी। वॉशिंगटन डीसी से अमित प्रकाश और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका के वॉशिंगटन से देश हित के इस स्पेशल एडिशन बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन एक वादा आपसे जरूर रहेगा हमेशा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा है उसकी एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.